नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों देखते हैं आज यूपीएसआई के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मूल विधि से संबंधित हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है जो कि भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता से है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय दंड संहिता लागू हुई कब हुई दोस्तों? ये है, ऑप्शन दिया गया है 4 हैं जिसमें से आंसर डी है। 1 जनवरी 1862 को। कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862 को। दोस्तों इसका व्याख्या नीचे दिया गया है जिसमें है भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 1 जनवरी 1862 को लागू हो गई। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो दोस्तों धारा 1 जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है। उत्तर भी दिया गया है इसका, तो इसलिए ऑप्शन बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन विस्तार से संबंधित है धारा 1। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2। दोस्तों इसकी व्याख्या भी दिया गया है जिसमें कहा गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश तक फैला हुआ है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। दोस्तों इसका व्याख्या भी नीचे दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः भारतीय दंड संहिता की समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4, मेंसरिया से तात्पर्य है। दोस्तों मेंसरिया क्या होता है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर डी, दुराशय। देखते हैं दोस्तों इसके क्या आवश्यक तत्व हैं। और इस अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें पहला मानव गतिविधि, दूसरा आपराधिक मना स्थिति जो अपने दिमाग में सोचा गया कार्य, दिमाग के द्वारा सोचा गया अपराध वो है मना स्थिति दुराशय। और आपराधिक तीसरा जो है आपराधिक कृत्य या अपराध जो अपराध किया जाता है और ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति, ये इतना होता है जो कार्य का हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? तो दोस्तों इसमें कौन से हैं? दोस्तों इसमें जो PQRS दिया गया है, इसमें दोस्तों इंसान के द्वारा किए गए अपराध इंसान के द्वारा किए जाते हैं, भी है। आपराधिक इरादा भी होता है, अपराध के पीछे कोई न कोई इरादा भी होता है। कोई अवैध कार्य या चूक, ये भी सही है दोस्तों। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, ये भी अपराध ही है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चारों विकल्प सही हैं, PQRS सभी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या दिया गया दोस्तों जो 4 मूलभूत तत्व हैं जिनमें मानव, दूसरा आपराधिक मना स्थिति या दुराशय जिसे मेंसरिया कहते हैं, मना स्थिति के द्वारा किया गया अपराध, और तीसरा है आपराधिक कृत्य तथा ऐसे कृत्य, चौथा ऐसे कृत्य आपराधिक जो मानव समाज को क्षति पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो दोस्तों ये है सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा इसका, ABC। यह है दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। सिंगापुर, ब्रुनेई एवं श्रीलंका जैसे देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है।
प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जन्मजात बालिका, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो स्त्री शब्द का द्योतक है। इसका दोस्तों व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक होता है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या फिर किसी भी आयु की महिला हो। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है, धारा 18 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 9। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा? तो दोस्तों इसमें से हुए बेईमानी है, बेईमानी कहा जाएगा। और इसको जो दिया गया है दोस्तों, इसका व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कशिश एक व्यक्ति को सदोष तरीके से लाभ पहुंचाने या हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ करता है तो उसे बेईमानी के इरादे से करना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं तुम। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान, तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, धारा 34। दोस्तों चारों धाराओं की व्याख्या नीचे दिए गए हैं, जिसमें साफ देख लेते हैं इसको एक बार। समान आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य, धारा 297 में कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्तों। धारा 34 जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 प्रसिद्धवाद है। दोस्तों ये जो प्रसिद्धवाद है ये वारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर से है। ऑप्शन नंबर सी, धारा 34 जो है वारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर से है। वारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्पररवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? ये पूरा है। अब प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अपराध की परिभाषा दी गई है। दोस्तों अपराध की परिभाषा जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दी गई है। तो दोस्तों ये व्याख्या दिया गया है पूरा। अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया, जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम धारा 1871, कौन सा दोस्तों? पशु अत्याचार अधिनियम धारा 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। जबकि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट है, किंतु इस अध्याय की धारा 6 से 52 का के बीच में अनेक शब्दावलियों को परिभाषित किया गया, जिसमें धारा 40 में अपराध को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 जो अधिनियम का परिभाषा खंड है, जो अपराध को परिभाषित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू हो गई? दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। दोस्तों धारा जो 42 है भारतीय दंड संहिता की धारा 42 क्या है दोस्तों? भारतीय दंड संहिता की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि
वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर ही लागू होती है। प्रश्न संख्या देखते हैं दोस्तों 14। प्रश्न संख्या दोस्तों देखते हैं 14। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? दोस्तों धारा 53 जो है किस विषय के संबंध में, ये ऑप्शन दिए गए हैं पूरे पूरे, जो कि धारा 53 जो है दोस्तों दंड से संबंधित है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित प्रावधान करती है। कितना दोस्तों? दंड से संबंधित प्रावधान करती है। 5 तरह के दंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें से दोस्तों मृत्युदंड, पहला दोस्तों मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा क्या दोस्तों? कठोर या सादा कारावास, चौथा संपत्ति संपहरण, पांचवा आर्थिक दंड। कौन सा दोस्तों? पांचवा आर्थिक दंड। इतने धारा 53 के अंदर संबंधित प्रावधान किए गए हैं, 5 प्रकार के हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई? दोस्तों अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हैं यह दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडित है वो इस प्रकार हैं। पहला दोस्तों, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं इसको। पहला दोस्तों मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा दोस्तों आजीवन कारावास, तीसरा भी कारावास है दोस्तों, और जो 2 भांति के हैं, जिसमें पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा। तो चौथा संपत्ति का संपहरण, पांचवा दोस्तों जुर्माना या आर्थिक दंड से है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम डैश महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है, 2 महीने तक उसको कैद किया जा सकता है। आइए दोस्तों इसको व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के अनुसार जुर्माना न देने पर, क्या दोस्तों? जुर्माना न देने पर, कितने? धारा 67 के अनुसार जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, का उपबंध दिया गया है। यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये हो तो कारावास 2 माह तक। कितना दोस्तों? यदि 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक। यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये तक हो तो कारावास 4 माह तक। यदि जुर्माने की रकम जो दोस्तों 100 रुपये हो तो कारावास जितना होगा 6 माह तक का होगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया है, जिसमें ए में दिया गया है ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। ऑप्शन ए बताओ दोस्तों। ऑप्शन बी देखते हैं। जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसमें का सही हो जाएगा। दोस्तों कौन सा? केवल बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में प्रावधान है, भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में यह प्रावधान है कि कितना? 71 में प्रावधान है 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे। कितना दोस्तों? 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, सजा एक ही तरह की होगी। अर्थात ए को 1 वर्ष की सजा होगी, ना कि 50 वर्ष का कारावास। अतः ए कथन जो है असत्य है, जबकि बी सत्य है। जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी होगा।
प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों। एक जल्लाद को मृत्युदंड निष्पादित करता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? जो जल्लाद होता है दोस्तों, जो फांसी पे लटकाता है, वो किस धारा से मुक्त होता है, जो अपराध नहीं करता है, किस धारा में दिया गया है वो? प्रश्न संख्या 8 देखते हैं दोस्तों। ये धारा दोस्तों 78 है। कौन सा दोस्तों? धारा 78। इसमें बताया गया है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत, कितने के? भारतीय दंड संहिता धारा 78 के अंतर्गत मृत्यु को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 में यह उपबंध जारी करती है कि कोई बात, क्या दोस्तों, इसमें थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको अलग से। कोई बात जो न्यायालय के निर्देश में हो, कोई बात जो न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसरण में किया जाए अपराध नहीं है। यदि जो न्यायालय अपनी तरफ से करता, जैसे फांसी की सजा दे दी गई और जल्लाद उस व्यक्ति को फांसी पर लटका देते, उसको अपराध के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो न्यायालय के निर्देशन में किया गया कार्य है। तो प्रश्न संख्या 19 देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों। इसमें क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों आओ देखते हैं इसका पूरा व्याख्या। ये दोस्तों ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों सही होगा। इसमें लगा देते हैं दोस्तों, ए और बी दोनों सही होगा। तो दोस्तों इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार, कितने के अनुसार दोस्तों? 82 के अनुसार, यदि बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 84 के अनुसार, कितना दोस्तों? धारा 84 हाईलाइट कर देते हैं। धारा 84 के अनुसार कोई अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह जो कुछ वाद कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। अतः ए और बी दोनों सही है, क्योंकि वो नाबालिग बच्चा है। अगर 7 वर्ष से ऊपर का होता तो उसके ऊपर धाराएं लगाई जाती और दोषी माना जाता, क्योंकि इसमें बताया गया 6 वर्ष का बच्चा है। 6 वर्ष बच्चे के लिए यह प्रावधान नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? उन्मत्तता से आधार पर दोस्तों ये है मैकनाटन का वाद है, जो इससे संरक्षित है। ये दोस्तों मैकनाटन 1883, कितना दोस्तों? ये जो वाद आया था मैकनाटन का 1843, सॉरी 83 बोल रहे थे हम, 1843 का है। पान उन्मत्तता का के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। दोस्तों ये रहे 20 प्रश्न आज के। अगर दोस्तों अच्छे लगे हों प्रश्न तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हो पीएसआई की मूल विधि के, तो सारा का सारा हम अपलोड कर देंगे, बस आप कमेंट करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।